शिक्षा जगह से नहीं पढ़ाने वाले शिक्षकों से मिलती है। इसलिए आपके अपने शहर में कोटा के यंग IITian के गाइडेंस में कराई जा रही है IIT मेडिकल और प्लस की तैयारी। एपिकोटाइल एवं हाइपोकोटाइल में अंतर। एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल में अंतर देख लेते हैं किस तरह से आपका अंतर है। तो यहाँ से आपको था एपिकोटाइल एवं हाइपोकोटाइल में अंतर। इसका डिफरेंस बिटवीन हम देखेंगे एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल में अंतर। तो एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल, तो हमने बताया था कि एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल के जो डिफिनेशन है इसके बारे में हम पढ़े थे। तो आज हम देखेंगे अंतर की एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल क्या है। तो एपिकोटाइल में आप सिंपल डिफिनेशन यहाँ पर दीजिएगा कि एपिकोटाइल जो होता है वो भ्रूण जो आकार होता है फ्यूमल होता है और अंकुरण होता है। अंकुरण करने के बाद वो प्रंकुरित हो जाता है, उसके बाद हम लोग एपिकोटाइल बोलते हैं। ऐसे आप इसको डिफिनेशन दिए थे। इसका भी इस तरह से आपका डिफिनेशन अलग होता है। ऐसे डिफिनेशन वैसे सीखे, लेकिन अंतर क्वेश्चन आता है कि एपिकोटाइल और आपका हाइपोकोटाइल में अंतर क्या था। आपको सिंपल यहाँ पर बता देना है। एक में आपको लिखना है कि यह भ्रूण अक्ष का वह भाग है जो आपका फ्यूम्यूल एवं जो कोटिलिडोनस होता है नोड के बीच रहता है। तो ये आता है कोटिलिडोनस नोड के बीच रहता है। इसमें होता क्या है कि एपिकोटाइल भ्रूण अक्ष का वह भाग है जो आपका फ्यूम्यूल एवं आपका जो कोटिलिडोनस होता है कोटिलिडोनस नोड के बीच ही रहता है। आपको कोटिलिडोनस नोड के बीच बताए थे कि जो आपका कोई भी अगर यहाँ पर अंकुरण बना रहा है और बनाने के बाद यहाँ से क्या होता है, ये अंकुरित भाग होता है। यहाँ से जो भाग अंकुरित होता है इसमें से निकलता है अंकुरित करने के लिए। जैसे आपको बताए थे अंकुरण के बारे में बताता हूँ, उसी तरह से आप यहाँ पर भी आपको निकल देते हैं। एपिकोटाइल में ये सिर्फ भाग क्या रहता है, अंदर आता है। और ये जो भाग अंदर आता है उसको हम लोग बोलते हैं आपका यहाँ पर कोटिलिडोनस नोड बोलते हैं। ये आपका होता है आपका हो जाता है कोटिलिडोनस नोड। तो आपका जब ये कोटिलिडोनस नोड आता है तो इसमें होता क्या है, तो आपको पता है कि यहाँ से जो अंकुरण होता है ये भाग आपको परंकुरण हो जाता है, तो यहाँ से निकल कर ये जाता है, लेकिन इसका कोई भी अहम योगदान नहीं होता है। अहम योगदान सिर्फ इसलिए होता है किसी भी भाग को ले जाने में मदद करता है, बाकी इसका कोई भाग नहीं है। ये भाग कब काम करता है ये हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको एक में यहाँ पर लिखना है कि यह भ्रूण अक्ष का वह भाग है जो आपका फ्यूम्यूल एवं कोटिलिडोनस नोड के बीच ही रहता है, उसके बीच में आपका रहता है। और बता रहे हैं कि जो हाइपोकोटाइल होता है यह मूलांकर एवं बीजपत्री गांठ के बीच का भ्रूण अक्ष का भाग होता है। यह जो होता है मूलांकर होता है। मूलांकर के बारे में डिफिनेशन भी बता दें। मूलांकर जो होता है ये बीजपत्री के गांठ होता है। गांठ जो होता है गांठ उसी के क्या रहता है, बीच में रहता है। जो गांठ पूरा बांध लिया जाता है उसी के बीच में रहता है। जैसे आपको बताया था जड़ दिखाए थे उसको गांठ आपको दिखाए थे। तो यहाँ से बीच आपको अक्ष का भाग होता है। इसके बाद इसमें दो नंबर बात करते हैं हाइपोकोटाइल में। तो एपोकोटाइल में, तो एपोकोटाइल क्या होता है, तो एपिकोटाइल अब करता क्या है कि हाइपोजियल जो हाइपोजियल होता है, हाइपोजियल अंकुरण एवं एपिकोटाइल जो एपिकोटाइल होता है, तो इसको एपिकोटल आप बोल सकते हैं। एपिकोटाइल या एपिकोटल प्रांकुर को मृदा से ऊपर जो ढकेलता है, ढकेलता है उसको ढकेलने हेतु लंबा हो जाता है। जैसे हाइपोजियल अंकुरण में एपिकोटल क्या करता है, प्रांकुरण की मृदा के ऊपर जैसे ढकेलता है, तो जैसे क्या होता है आपको जैसे वो उसको ढकेलना स्टार्ट करता है उस तरह से ये बड़ा होने लगता है, यानी वहां से आपका लंबा हो जाता है। तो इस तरह से बीज का भूमिगत में ही रहता है, लेकिन बीज आपको जो रहता है वो भूमिगत में रहता है। जैसे आपको बताते हैं चना का एग्जांपल दे दें, चना को ले लीजिएगा, फिर आप जो गेहूं हम लोग डालते हैं उस तरह देख दिया, तो चना को डाल दीजिएगा तो उसका देखिएगा अंकुरण जब होता है तो वो क्या करता है मिट्टी को ढकेलते जाता है, अपना आकार बना देता है। आपको एग्जांपल इसके पहले भी हम बता चुके हैं। इसमें आपको एपीजियल जो अंकुरण में होता है, हमने क्वेश्चन अभी आंसर चल रहा है, बस सब क्वेश्चन मेरा आंसर है। आपको कुछ भी डाउट हो तो आप बोलिए, फिर से बताते हैं। एपीजियल अंकुरण में जो होता है हाइपोकोटाइल प्रांकुरण एवं बीज पत्र वाले बीज को ही मृदा के ऊपर ढकेल देता है। जो बीज होता है देखिएगा उसी के ऊपर वो ढकेलते हैं। जैसा आपको आलू के एग्जांपल हम बताए थे, सेम उसी आकार का आपका ये इसमें आपको हाइपोकोटाइल में होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल में अंतर आप लिख दीजिएगा। एपिकोटाइल का अंतर आएगा और आपको हाइपोकोटाइल का ऐसा आपको अंतर लिख दीजिएगा। ऐसे एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल के हम आपको बारे में डिफिनेशन अच्छी तरह से लिखवा चुके हैं, लेकिन ये क्वेश्चन था आपका आंसर। आपका क्वेश्चन था कि सर एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल के अगर क्वेश्चन आता था किस तरह अंतर लिखेंगे, तो ये आपका अंतर हमें बता दें। इस तरह से आप अंतर लिख दीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं जो अरंड बीज होता है। अरंड बीज में क्या होता है, यह द्विबीजपत्री भ्रूणपोषी बीज है। और जो अरंड बीज होता है वो आपका क्या होता है, यह द्विबीजपत्री भ्रूणपोषी होता है। और बीज के जो होता है बीज का वो आयताकार आपका चितकबरी भूरी चमकीली देखिएगा आपको सतह वाला बीज है, जिसकी जो अधर सतह होती है वो चपटी होती है, पृष्ठ सतह अभिसारी या संकरा पश्च चौरा भागी भी आप बता सकते हैं। इसके बाद साथी अगर बात करते हैं
तो देखिए इस तरह से आपका इसमें पिक्चर होता है, जो प्रांकुरण मूलांकन छोटा प्रांकुरण किस तरह से करता है, प्रोसेस किस तरह से करता है, मध्य भ्रूण किस तरह से करता है, ऐसा आपको देखिए पिक्चर में आपको। तो पिक्चर में आपको यहाँ पे दिखाया कि ये निभाग भाग है, ये आपको होता है जो निभाग होता है, ये आपका हो जाता है शिवानी हो जाता है, और यहाँ पर हो जाता है नाभिका जो आपको करांकल हो जाता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि आपको टेस्टा, यहाँ से टेस्टा इस तरह से आपको टेस्टा बोला जाता है, यहाँ से जो आपको होता है ये भ्रूणकोश हो जाता है, और ये जो आपका होता है मेन आपका बीजपत्री हो जाता है, जो हम लोग उसको टेगमेन बोलते हैं। ये प्रांकुर हो जाता है, आप ध्यान से देखें यहाँ पर प्रांकुर हो जाता है, और ये आपका रेडिकल हो जाता है, और जो आपको नीचे वाला भाग है आपको करांकल हो जाता है, इसमें भी आपको करांकल, इसमें भी आपको करांकल होता है। तो इस तरह से आपको जो अरंड बीज होता है वैसे आप डिफिनीशन दे सकते हैं। अगर बात कर लेते हैं मक्का का भी, अगर बात कर लेते हैं जो मेज ग्रेन बोलते हैं, तो मक्का क्या होता है, यह एक बीजपत्री भ्रूणपोषी एक बीजपत्र युक्त फल होते हैं, जिसमें आपका जो नहीं बोला जाता है आपको कैरियोप्सिस, तो कैरियोप्सिस कहा जाता है उसको, हम लोग उसका बोल सकते हैं क्या है, तो कैरियोप्सिस भी बोल सकते हैं, उसको इंग्लिश में भी या हिंदी में भी कैरियोप्सिस ही कहा जाता है। यह एक चपटा एवं त्रिकोणा सफेद लाल का अनाज होता है, जो आपका चपटा दिखेगा, आप देखे होंगे मक्का का घर में भी होता है, तो ये चपटा एवं त्रिकोणा सफेद, ये लाल सफेद भी होता है, या लाल रंग का अनाज होता है। इसके जो अग्र संकर सिरे होता है, तो सिरे पर देखिएगा ढीला या छिलका होता है, ठीक है। पश्च चौड़े गोल भाग पर जो आपका होता है एवं नुकीले पोपिला होती है, जो वर्तिका होता है उसका अपशिष्ट होती है। इसमें नाभिक एवं बीजांड द्वार नहीं होते, क्योंकि यह बीज नहीं बल्कि अनाज के जो अनाज होता है इसकी सतह पर जो होता है आपका डेलानुमा, इसकी सतह पर जो कार्य आपको करता है, इसकी सतह से आपका डेलानुमा होता है। और साथ ही आपको बता दें कि हल्के रंग की ये जो होती है, हल्के रंग की ये गर्द होती है, जो इस अनाज में स्थिति भ्रूण की स्थिति संकेतक होती है। और साथ ही इसको देखा जाए तो बा जो ठोस परत होता है भ्रूणकोश में वो होता है, जबकि इसके 1 से 3 1 या 3 में, या आप ले लीजिए उसको 3 भागों में बांट दीजिए, उसका जो क्षेत्रफल होता है नुकीली भाग कहा जाता है, और उसका स्ट्रच भी युक्त होता है। तो इस तरह से आपको मक्का के बारे में बता सकते हैं। मक्का गेहूं जो हम लोग आपको पढ़ बीज के बारे में पढ़े, तो बीज के बारे में सारे चीजें एक्सप्लेन करके आपको बताए थे। तो इस तरह से आपको जो बीज आता है, बीज के बारे में हमने एक्सप्लेन करके आपको अच्छी तरह से बताया। और साथ ही आपको जो मक्का हो जाएगा, फिर आपको जो गेहूं हो जाएगा, फिर आपको जो आपको चावल आ जाता है, फिर आपको चना आ जाता है, ऐसे ऐसे करके बता देते हैं। बीज हम लोग जो पढ़ रहे थे तो उसके बीज के पूरे अच्छी तरह से आपको जानकारी दी थे कि जो बीज होते हैं किस तरह से होते हैं। और ये भी आपको पता है जो हाइब्रिड बीज होते हैं, फिर आपको जो हमको ऐसे यूज करते हैं, घरों पर यूज करते हैं, वो अलग होते हैं। फिर आपको जो हम लोग क्या करते हैं उसको बनाते हैं अपना से, वो अलग होते हैं। फिर कुछ हम लोग उसको रिसर्च करते हैं, कुछ ऐसे तरीके से हम आपको करके बताते हैं बीज के बारे में। तो आपको जो जेन्युइन हम लोग बीज यूज करते हैं वो कैसा कैसा बीज होता था, और घर में जितने आपको एग्जाम्पल था, जैसे घर में आपका अनाज था, मक्का था, गेहूं था, चावल था, उसका एक्सपेरिमेंट भी आपको बताते हैं। अब किए हो तो बेटर है, आप एक्सपेरिमेंट करिएगा, उस तरह से आपको मालूम चल जाएगा कि जो अंकुरण होता है और प्रांकुरण होता है, और साथ ही जो इसका विकास होता है कैसे होता है और किस तरह से ये कार्य करता है, आपको एग्जाम्पल के तहत मालूम चल जाएगा। हम अपने अच्छी तरह से आपको बताए थे, लैब करके यहाँ पे दिखाते हैं। आप घर पे लैब करिएगा तो और बेटर रहेगा, आपके घर पे मौजूद है, आपके जितने घर पे जो अनाज का हम एग्जाम्पल दे रहे हैं सारे चीज घर पे आपके मौजूद है। तो कोशिश करिए कि आप उसका एग्जाम्पल घर पे प्रैक्टिस करिए, और जब लैब कर लिएगा एक बार तब भविष्य तक हमेशा याद रहेगा। इसलिए आपको हमेशा बताते हैं कि लैब करिए, लैब अगर करिएगा तभी आपको समझ में आएगा। उसको पूरा आप थ्योरिकल के साथ उसको आप डेमो करिए, ले लीजिए अनाज के, अगर डाउट है तो आप हमसे बोलिए, उस तरह से आपको बताएंगे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ से कि ये जो आपका इसमें आपको आता है, ऐसे आपको पिक्चर होता है देखिएगा, जैसे आपको वर्तिका के जो अपशिष्ट होता है इसमें टेस्टा और आपका पेरिकर्प हो जाता है, ठीक है इसमें, और भ्रूण की स्थिति इसमें एक पिक्चर होता है। जैसे दूसरे पिक्चर की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये आपका टेस्टा पेरिकर्प का सलाइन होता है, और एरियोल होता है, ये आपको भ्रूणकोश होता है, ठीक है। और ये आपका जो स्टुटलम जो एपिथेलियम होता है जिसका ये परत होता है, और ग्लूटाइल होता है, भ्रूणीय पत्तियां होता है, एम्ब्लून होता है, भ्रूण अक्ष होता है, रेडिकल होता है, जर्ब होता है, क्लोराइजा होता है, ऐसे करके आपको पिक्चर आता है। ये पिक्चर भी आप देखकर समझ सकते हैं किस तरह से है, लेकिन आप घर पे इसको प्रैक्टिस करिएगा तो अच्छी तरह समझ में आएगी, इसलिए कि आपके पास लैब रहेगा, और आप हकीकत में जब देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। ये तो आपको इमेज है, ये हम ऐसे आपको बना के दिखा रहे हैं। तो कोशिश करिए कि ये इमेज को आप 1 2 बार 4 बार बनाइए, क्योंकि आपको जब एक्सप्लेन करने के लिए आएगा तो आपको इमेज भी बनाना पड़ेगा, और आएगा इसको अगर सिर्फ चित्र बनाने के लिए तो आप चित्र भी बना सकते हैं। तो इसको प्रैक्टिस करिए घर पे बनाने के लिए कि आप इसको चित्र बनाइए, 1 बार 2 बार 4 बार बनाएगा, आपको चित्र बनाने आ जाएगा। कोशिश आपको जारी रहना चाहिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ से बात कर लेते हैं क्लोरियोटाइल एवं यहाँ पर क्लोराइजा। तो यहाँ पर
जो आपका कोलियोटाइल है, यहाँ पर देख लेते हैं कोलियोटाइल एवं कोलियोराइजा है। कोलियोटाइल यहाँ पर आपका है और आपका कोलियोराइजा है। तो ये कोलियो जो आपका टाइल है कोलियोराइजा है, इसके बारे में हम चर्चा आज करेंगे। तो यहाँ से आप कोलियोटाइल और कोलियोराइजा क्या है, कोलियोटाइल और कोलियोराइजा के बारे में भी डिफिनेशन हम अच्छी तरह से आपको बता दिए हैं, लेकिन क्वेश्चन आपका है कि इसका अंतर देखेंगे। कोलियोटाइल और कोलियोराइजा में अगर अंतर आया है तो आप किस तरह से लिखेगा, इसके हम डिफिनेशन आपको अच्छी तरह से पता है, आपको याद होगा तो आप समझ जाएगा जल्दी, नहीं याद होगा तो आपको क्वेश्चन पर भी बता देते हैं, क्वेश्चन से आप समझ जाएगा कोलियोराइजा और कोलियोटाइल में। तो यहाँ पर आपको बात करते हैं कोलियोटाइल। कोलियोटाइल की बात करते हैं तो ये एक बीजपत्री अनाज में आपका फ्ल्यूमर का आवरण होता है। आपको इसमें आपका फ्ल्यूमर का आवरण होता है। तो आपका ये बीजपत्री में जो फ्ल्यूमर का आपका आवरण होता है, आप उसको बोल सकते हैं फ्ल्यूमर का आवरण कहा जाता है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक बीजपत्री अनाज में आपका फ्ल्यूमर का आवरण होता है, इसे हम लोग आवरण भी कहते हैं, फ्ल्यूमर का आवरण कहते हैं। यह आपका इनमें कोलियोराइजा बात करते हैं तो कोलियोराइजा में यह आपका रेडिकल का आवरण होता है, जो रेडिकल होता है रेडिकल का आवरण होता है, ठीक है। इसमें आपका कोलियोटाइल में होता है यह अनाज का परत का भेदता हुआ लंबवत वृद्धि करता है। ये जो कार्य करता है कोलियोटाइल में आपका, तो कोलियोटाइल में अनाज के जो परत होता है उसको भेदता हुआ छिद्र करता है, छेदता हुआ उसको भेदता हुआ लंबवत वृद्धि करता है। जैसे आपको चना के बताए थे उस तरह से, तो भेदता हुआ क्या करता है, वृद्धि करता है। लेकिन अगर इसमें कोलियोराइजा बात करते हैं तो ये अनाज को भेद कर अपनी वृद्धि बंद करता है, अनाज को भेदता और वृद्धि अपना बंद करता है, वहीं पे इसका विनाश हो जाता है। यहाँ बात करते हैं कि यह जो होता है आपको कोलियोटाइल में यह मृदा से बाहर आते ही हरा होता है। जैसे मृदा से आपको बाहर आता है, हम आपको बताए थे कि मृदा जो वस्तु आपको था उस तरह से बताए थे। तो देखिए जब हम लोग आपको मिट्टी के बारे में पढ़े थे तो उसमें हमने मृदा के बारे में अच्छी तरह से चर्चा की है। आपसे मृदा के हम क्वेश्चन करेंगे, जैसे बता रहा था मृदा से आप पूछेंगे। यहाँ से आपको यह मृदा से बाहर आते ही यह हरा हो जाता है और यह मृदा में ही रहता है और रंग इसका जो होता है विकसित नहीं करता है, और मृदा में रहता है और इसका रंग जो होता है आपका विकसित नहीं करता है। तो आप कोशिश करिएगा कि आपको किस तरह से याद करना है। डिफिनीशन अगर याद कर लेते हैं तो डिफिनीशन की याद करने में भी आप अंतर उसमें से काट करके लिख सकते हैं, 3-4 अंतर आपको लिखना है। या आप चाहते हैं कि नहीं कि हमको डिफिनीशन में बहुत सारा कष्टली हो रहा है तो आप छोटे छोटे डिफिनीशन को करके उसको याद कर लीजिए, या फिर आप क्वेश्चन को भी याद कर लीजिए, डिफिनीशन को याद कर। डिफिनीशन अपने लेवल पर रहेगा, ये आपका क्वेश्चन आंसर जो अपने लेवल पर रहेगा, इसलिए कि हम डिफिनीशन से आप अलग इसे किए। हम जो डिफिनीशन लिखवाए हैं उसमें से आपका एक एक जो आपका ये अनाज हो गया, मृदा हो गया, कुछ कुछ पॉइंट आपका मिल रहा है, लेकिन हमने अपना जो अंतर स्पष्ट किए ये सब आपको अलग लिख दिए थे। इस कंडीशन से आप याद करिए या फिर डिफिनीशन से याद करिए, या अपनी भाषा में याद करिए। आप पढ़ लीजिए पूरे पहले और उसके बाद अपनी भाषा में याद करिएगा, और अपनी भाषा में याद करने के बाद आपको भी पढ़ाई करिए। आपको भी पढ़ाई करके हमको देखिए किस तरह से आप उसको बना रहे हैं। आपको यहाँ पर कोशिश करना है कि जो कोलियोटाइल है और कोलियोराइजा इसको कैसे याद करें। तो कोलियोटाइल है आपका सिंपल, आपको कोलियोटाइल में और कोलियोराइजा को एक दो बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, और आपको एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल को भी पढ़ेंगे एक दो बार, आपको याद हो जाएगा। कोशिश करिए एक बार पढ़ इसको याद करें। आपको याद करना है, किसी भी तरीका से याद करना है, क्योंकि एग्जाम के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसको समझना है। अगर आपको डाउट हो रहा है कि नहीं तो इससे भी आपको और आसान भाषा में लिखवाएंगे। भाषा क्या है, आपको इससे भी आसान क्या भाषा होती है आप अपनी भाषा में लिख देंगे तो और आसान हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर ये जो आपको प्याज के बात था, तो प्याज के बीज के बाद यहाँ से कर लेते हैं। देखिए प्याज का जो बीज होता है यह एक बीजपत्री भ्रूणपोषी बीज होता है। जो प्याज का बीज होता है, आपको बताया था कि प्याज का जो बीज होता है यह क्या होता है, तो यह आपका एक बीजपत्री आपको भ्रूणपोषी बीज होती है। यह आपका लघु आकार का जो होता है, लघु आकार के काला बीज होता है। आप देखें वो काला इसका बीज होता है, जिसका बाह्य आवरण जो होता है बहुत कठोर होता है, और अंदर से इसमें एक कठोर जो होता है अर्ध आपका पारदर्शी, जो आपका देखिएगा अर्ध आपका पारदर्शी भ्रूणपोष होता है। इस भ्रूणपोष में एक कुंडलीदार भ्रूण उपस्थित होता है। भ्रूण का जो बड़ा बीज पत्र होता है अथवा स्पुटम होता है वो भ्रूण अक्ष के एक खांच द्वारा विभेदित करता है। अब मूलांकरण होकर दूसरी ओर से स्थित होता है, और इसमें हाइपोकोटाइल भी होता है। प्रांकुर के जो विभेदन होता है योग नहीं होता है। इस स्थान पर आपका ताना शीर्ष जो होता है वो खाद के पास होता है, और साथ ही उत्पन्न करने के बाद वो विकसित होता है। जैसे आपको इस तरह से आप देखिए प्याज का जो बीज है आपका ये हम दिखाते हैं। तो ये जो आपका पिक्चर है देखिए बीजावरण हो जाता है। तो बीजावरण में आपको ये यहाँ से हो जाता है आपको बीजपत्री, और ये हो जाता है आपका ताना अग्र जो हो जाता है तो विभाजितक हो जाता है। और ये हाइपोकोटाइल ये जड़ का अक्ष होता है, और ये जड़ का शीर्ष यहाँ पर आप पिक्चर में देखिए जड़ का शीर्ष, इसको भ्रूणपोष बोलते हैं। इस तरह से आप पिक्चर को जो प्याज का बीज होता है आप ऐसे पिक्चर को भी बना सकते हैं। बीज के महत्व जो आता है, तो बीज के महत्व आप किस तरह से लिखेंगे। अगर बात करते हैं
कि बीज का महत्व होता है, तो बीज का महत्व कैसे हम देखेंगे। तो बीज का महत्व कई तरह से होते हैं। आपको बीजों का महत्व जानना है तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा। और बीज का महत्व आप कैसे समझ सकते हैं तो उसको आप जाके घर में प्रैक्टिस करिए। घर पे जाके जब प्रैक्टिस करिएगा उसको बीज ले लीजिएगा और जैसे जैसे हम आपको बता रहे हैं वैसे सब जाकर करिएगा तो आपके बीजों का महत्व समझ में आ जाएगा। एक बीज क्या होता है, कैसे आपको कार्य करता है, उसका महत्व हम धीरे धीरे समझेंगे। तो आप यहाँ से देखिए इस तरह से आपको बीज का महत्व जो होता है, एक में आश्रित प्रक्रम होता है, एक अगर बात करते हैं वो डिपेंडेबल प्रोसेस होता है, तो एक में आश्रित आपका प्रक्रम होता है। आश्रित प्रक्रम के बारे में अगर आपको लिखना होगा तो लिख सकते हैं कि बीज का जो निर्माण होता है परागण एवं निषेचन पर निर्भर करता है, जिनके लिए जल की इतनी आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए यह एक अत्यधिक आश्रित प्रक्रम इसे कहते हैं, यह आश्रित प्रक्रम होता है। आप इसको डेफिनेशन आश्रित प्रक्रम को लिख सकते हैं। अगर बात करते हैं उद्विकासीय प्राप्ति का तो आप इसको लिख सकते हैं कि बीज का उद्विकासीय जो प्राप्ति होता है यह बीज पादप की जीवन क्रिया से उत्पन्न होने वाली जो नाजुक भाग होता है या भ्रूण को सुरक्षित रखता है, तो उद्विकास प्राप्ति को आप लिख सकते हैं। तो उद्विकास आपको प्राप्ति कैसे है आप इसको लिख सकते हैं। 3 नंबर में आपको आता है चिर स्थिरता, तो चिर स्थिरता आता है उसको हम लोग प्रेशर बोलते हैं। तो आप इसको ऐसे लिखेगा, इसका भी अगर डिफिनेशन इसके बारे में लिखना है तो लिख दीजिए जो बीज होता है वो भविष्य के पादप को प्रतिकूल परिस्थिति में हानि नहीं पहुंचाने देता है, क्योंकि इस पर भ्रूण को सुरक्षित रखने के लिए कठोर जो कवच होता है वो होता है, और साथ ही भ्रूण सुरक्षित होता है, उसका द्रव जल रहित होता है, बीकर अक्रियाशील होते हैं, ऐसा करके आप डिफिनेशन लिख सकते हैं। तो बात करते हैं इसका जो बीजों का महत्व 4 नंबर परिकीर्णन, जो हम लोग उसको डिस्पेरेशन बोलते हैं। बीज का वायु जो होता है, बीज का वायु जो होता है जल, पक्षी, जंतु आदि द्वारा परिकीर्णन बड़ी आसानी से किए जा सकते हैं। इससे प्रजाति जो होता है फैलाने एवं नए क्षेत्र के सामूहिक तौर पर उगने की सहायता मिलते हैं। अगर बीज का महत्व 5 में अगर आता है भोजन का संग्रहण करते हैं, भोजन का संग्रह फूड रिवर्स जो होता है, तो बीज आपके इसको भी डिफिनेशन लिखना तो आराम तरीके से लिख सकते हैं। तो आपको आसान तरीका बताता है कि बीज में जो पर्याप्त भोजन संग्रहित रहता है, जो भ्रूण के पोषण एवं अंकुरन तथा नवंकुरन वृद्धि के बीच रहता है तक उसको सहायता करता है, और साथ ही जब तक वो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के योग्य नहीं होता है तब तक आपका भोजन संग्रह नहीं करता है। तो उस तरीका से क्या रहता है आपका नवंकुरित बीज रहता है उसे वृद्धि तब तक होता है जब तक वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के योग्य नहीं हो जाता है। ऐसा आपको भोजन संग्रह में लिख सकते हैं। अगर बात करते हैं बीजों का महत्व में विभिन्नताएं भी आपको आता है 6 नंबर में विभिन्नताएं लिख सकते हैं। इसके भी डिफिनेशन आपको बताते हैं। तो बीज लैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न होते हैं, इसमें आपका उनको आनुवंशिक पुनर्योजन कारण होता है, और साथ ही जो होते हैं उसमें विभिन्नताएं होती है, और विभिन्नताएं को बीज जो होता है वो प्रतिकूल पर्यावरण परिस्थिति में जीवित रहते हैं और उसका इसीलिए संघर्ष सहायक होती है। विभिन्नताएं में क्या होती है वो जो पर्यावरण होता है वो पर्यावरण रहित जो परिस्थिति होता है उसी में वो जीवित रहते हैं। साथ में आपको लिखेगा बीजों का महत्व में स्थिरता एवं नित्यता, जो आपको बोल सकते हैं परमानेंस। बीज उच्च श्रेणी पादपों के गुणन का माध्यम है और यह पादप को सूखे एवं अकाल जैसी प्रतिकूल स्थितियों का चिरस्तर जो रहने योग्य बनाते हैं। ठीक है। भोजन अगर बात करते हैं 8 में अगर बीजों का महत्व में आएगा तो फूड्स आप लिख सकते हैं भोजन। देखिए बीज मानव आहार का मुख्य अंश, ये तो जानते हैं आप, ये तेल, रसे, मसालों जो होता है, जो रेसे होते हैं, मसाले होते हैं, देह होता है, पदार्थ होता है आदि को भी स्रोत है। इनमें कई सारे आपका जो होता है हम देखते हैं कि आप कई सारे इन्हें हम कई वर्षों तक संग्रहित कर लेते हैं, जैसे दाल, अनाज आदि के रूप में भी उपयोग में लाए जाते हैं। ऐसा आप इसका डिफिनेशन भोजन को बोल सकते हैं। बात करते हैं अगर बीजों का महत्व में कृषि क्षेत्र में आता था, कृषि एग्रीकल्चर में, तो कृषि क्षेत्र में अगर लिखना होगा तो लिखिएगा बीज की खाद्य प्रकृति एवं अंकुरण क्षमता एवं उगने की क्षमता से पूर्व होता है समय की कृषि का विकास हुआ, जिससे आदि मानव में खाद्य जरूरी हुई, लेकिन वहां से एकत्रित की क्रिया जो होता है सभ्यता, ज्ञान, विज्ञान एवं तकनीकी का विकास हुआ है। ऐसा आप इसको बता सकते हैं। अगर बात करते हैं कि बीज का अंकुरण क्षमता आता है, वहां से आपको क्वेश्चन आता है कि बीज का जो अंकुरण क्षमता होता है, तो बीज का अंकुरण क्षमता आप कैसे दे सकते हैं। तो बीज का अंकुरण क्षमता आपको इस प्रकार से होता है, आप ऐसा डिफिनेशन दीजिएगा कि बीज का अंकुरण क्षमता जो होती है, एक में आपको आ जाता है वहां पर कि हम लोग या बीज के जो अंकुरण क्षमता अगर बने रहने का अगर होता है तो ऐसे हम कैसे इसका डिफिनेशन दे सकते हैं। आप सिंपल उसको डिफिनेशन दीजिएगा कि बीज का अंकुरण क्षमता बने रहने का काल होता है, जो बने रहने का होता है वो काल होता है। बीज का अंकुरण क्षमता आनुवंशिकी एवं पर्यावरणीय दोनों प्रकार से निर्धारित की जा सकती है। पर्यावरण परिस्थिति में बीज का अंकुरण क्षमता प्रभावित करती है, वह आर्द्रता एवं तापमान में आनुवंशिक रूप से अंकुरण क्षमता कुछ दिनों में आपको ऑक्सलिस में ऋतु तक वृद्धि 2 से 5 वर्ष, जैसे आपको अधिकतर पादप में 100 वर्ष तक होते हैं, ऐसा आप उसका डिफिनेशन दे सकते हैं। और साथ में अगर बात करते हैं जैसे कमल, आपको लोटस ले लेते हैं, कमल जो होता है, कमल की जो बीज का अंकुरण क्षमता होती है वो 1000 वर्ष से अधिक होती है।
जो आपको डेड सी के पास राजा हेरोड के महल से निकाले गए 2000 वर्ष पुराने बीज के में अंकुरण क्षमता पाई गई थी। आपको बताया गया थे कि जो कमल होता है वो बीज का अंकुरण क्षमता 1000 वर्ष से भी अधिक होती है। जो आपका डेड सी के जो वहां पर पास में राजा थे, तो राजा हेरोड के महल से निकाले गए थे कब, आपका 2000 वर्ष पुराने बीज में अंकुरण क्षमता पाई गई। इसी तरह आपको आर्टिकिट जो होता है, आर्टिकिट टुंडा में मिले 10,000 वर्ष पुराने आपका वो जो लिग्नस था हाइपलाइन, इन बीज में केवल अंकुरित हुए बल्कि पुष्पधारी पादप उत्पन्न हुए। यानी आप इसको बता सकते हैं 100 वर्ष तक जैसे आपको होता है, फिर इसके बाद आपको 200 वर्ष, 10,000 वर्ष ऐसे करके देखा गया था एग्जाम्पल में। ठीक है, अब इसमें अगर असंगतता आएगा तो असंगतता कैसे लिखेगा, फिर आपको संगतता कैसे लिखेगा, इसमें आपको यह क्वेश्चन आता है। तो असंगतता और संगतता के बारे में हमने बताया था, उसको भी आप पढ़ लीजिएगा, असंगतता और असंगतता क्या है। ठीक है, अनिषेक आपको फल में जो था आपको बताए थे कि अनिषेक जन्म के बारे में आपको हम किस तरह से डिफिनेशन देते हैं, उसको भी आप लिख लीजिएगा। अनिषेक जन्म के लिए बारे में आता है कि बिना जो निषेचन के फल प्रक्रिया होता है वो अनिषेक जन्म होते हैं। इस तरह से हम आपको डिफिनेशन बताते हैं और बताते हैं असंजनन की भ्रूणता होते हैं उसके बारे में बताते हैं, असंजनन के बारे में, अनिषेक जनन के बारे में ऐसा हम डिफिनेशन किए थे। तो आप इसको अनिषेक जनन या इत्यादि करके डिफिनेशन आप लिख लीजिएगा। फिर से आपको अनिषेक जनन की रिपीट करते हैं कि अनिषेक जनन जो होते हैं ये बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया जो होती है, प्रक्रिया है, सिंपल रूप में बता दें कि बिना निषेचन के फल बनाने की प्रक्रिया है। और इसे जो आपका फिल्टराइजेशन हम लोग बोलते हैं, 1965 इसको देखा गया था। कुछ में परागण जो होते हैं, कुछ में आपका परागण जो होता है उद्दीपन प्राप्त करता है। इसकी आपका जो स्टिम्युटिव अनिषेक जनन होता है वो अन्य अनिषेक जनन की आपको अपहृत पुष्प होता है। और ऐसे करके आप डिफिनेशन बताएंगे, इसका अनिषेक जनन के बारे में भी आपको बता दिए हैं। जो पॉइंट है आपको बता रहे हैं, ऐसा आप करके उसको याद कर लेना। अनिषेक जनन को क्वेश्चन आता है, अनिषेक जनन जो होता है अनिषेक फलन होता है, वातावरणीय अनिषेक फलन होता है, ऐसे करके रसायन प्रेरित अनिषेक फलन होता है। तो आप इसको डिफिनेशन अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अनिषेक जनन में आपको जो लिखना होगा तो अनुवांशिक अनिषेक फलन आपको लिखना है एक में आपको, फिर आपको वातावरणीय अनिषेक फलन जो वातावरण के अनुसार होता है, रसायन प्रेरित अनिषेक फलन होता है। तो ये सारे चीज जो अनिषेक फलन होता है तो आप किस तरह से उसको लिखिएगा, अनुवांशिक अनिषेक फलन एक अलग आपको लिख लीजिएगा। ठीक है, और वातावरण के अनुसार जो होता है वातावरणीय अनिषेक फलन बोलते हैं उसको, रसायन के अनुसार जो होता है जो हम लोग रसायन प्रेरित अनिषेक फलन बोलते हैं। ऐसे सारे चीज आपको डिफिनेशन इसको लिखना है। तो इस तरह से आप इसको पढ़ लीजिएगा, ये आपको पूरे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यानी इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे, और साथ ही इसके बाद जो मेरा चैप्टर स्टार्ट होगा वो आपका चैप्टर कौन से है, तो इस तरह से पूरा पहले क्वेश्चन इसको बना लेंगे तभी चैप्टर पढ़ेंगे मानव प्रजनन। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो आपका तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे मानव प्रजनन। तो आप इसको अच्छी तरह से इसको अनिषेक जनन को याद कर लीजिए और कल लिख के दिखाइएगा, हम इसको अच्छी तरह से आपको चेक करेंगे। और जो भी इसमें डाउट हो, किसी को अगर लिखने नहीं या नहीं समझ में आता हो तो आप हमसे उसको बताइएगा, हम उसका डिफिनेशन फिर से आपको करवाएंगे। ठीक है, तो बाकी आपको डिफिनेशन याद हो जाएगा तो याद कर लीजिए, और जिनको याद अगर नहीं हो रहा नहीं समझ में तो फिर से क्वेश्चन हम समझा देंगे आप। ठीक है, तब तक ले इसको आप पढ़िए।